भारत के एक बेहद खास राज्य की, जिसे हम सब प्यार से गॉड जोन कंट्री यानी ईश्वर का अपना देश कहते हैं। जी हाँ, केरल। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर बिल्कुल समंदर के स्तर तक यहाँ का जो भूगोल है ना, वो अपने आप में एक अनोखी और लाजवाब कहानी कहता है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार किसी जगह का एक्सट्रीम भूगोल वहां के लोगों की किस्मत कैसे तय कर सकता है। सोचिए, एक तरफ हजारों फीट की ऊंचाई वाले पहाड़ हैं और दूसरी तरफ समंदर की गहराइयां। इतनी अलग अलग परिस्थितियों में लोग अपनी रोजी रोटी और जीने के तरीके को कैसे ढालते हैं, ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ मुन्नार की वो कंपा देने वाली ऊंचाई, ठंडी हवाएं, ठोस जमीन और दूर दूर तक फैले चाय के बागान हैं। और दूसरी तरफ है एलेप्पी, बिल्कुल सी लेवल पर, जहां सड़कों की जगह जलमार्ग हैं और पूरा जीवन हाउसबोट और मछली पकड़ने पर टिका है। पहाड़ों की उस ठोस जमीन और बैकवाटर्स की इस तरलता के बीच का ये फर्क लिटरली हैरान कर देने वाला है। तो इस सफर का हमारा एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। पहला, भौगोलिक द्वैत। दूसरा, दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागान। तीसरा, बैकवाटर्स का जीवन। चौथा, सीपियां, जाल और मछली पकड़ना। और आखिर में कथकली की विजुअल लैंग्वेज। सेक्शन 1, जियोग्राफिक ड्युअलिटी यानी भौगोलिक द्वैत। क्या आपको पता है कि केरल की सीमा अरब सागर के तटरेखा से पूरे 600 किलोमीटर तक लगती है? 600 किलोमीटर। इतनी विशाल कोस्टलाइन होने की वजह से ही इस राज्य का पानी के साथ एक बहुत गहरा, एकदम अटूट सा रिश्ता है। यही पानी तो यहाँ के जीवन का मेन बेस है। सेक्शन 2, दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागान। अब समंदर से थोड़ा ऊपर मुन्नार और सूर्य नली के पहाड़ों की तरफ चलते हैं। 7,900 फीट। जी हाँ, कुलुकुमलाई के चाय बागान इतनी ही आश्चर्यजनक ऊंचाई पर स्थित हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे चाय बागान हैं और वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। सुनहरे बादलों के बीच वो खूबसूरत सूर्योदय देखने के लिए आपको सुबह 4 बजे उठकर एक खतरनाक ऑफ-रोड ड्राइव करनी पड़ती है। लेकिन यकीन मानिए, ये ऊंचाई ही इस जगह को इतना जादुई बनाती है। वैसे ये जो चाय का प्रोडक्शन है ना, ये दरअसल ब्रिटिश काल की एक लेगेसी है। इस खास बेल्ट को चाय की खेती के लिए इंटरनेशनली इतना फेमस बनाने के पीछे 3 बड़े भौगोलिक कारण हैं। बहुत ज्यादा ऊंचाई, लगातार होने वाली बारिश और वहां की बेहद उपजाऊ मिट्टी। बस इन्हीं वजहों से यहाँ की चाय की क्वालिटी एकदम बेजोड़ होती है। अब एक चाय की पत्ती का सफर भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। जून जुलाई में पहाड़ों की भयंकर हवाओं से छत को उड़ने से बचाने के लिए उन पर रेत के बोरे रखे जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है 14 दिन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कटाई चक्र। काम करने वाले लोग मैनुअल कैंची और बैटरी से चलने वाले ट्रिमर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर इन पत्तियों से भरे बोरों का वजन होता है और उन्हें ट्रैक्टर के जरिए फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी एक बहुत ही सिस्टमैटिक मशीन की तरह काम करती है। एक बात सोचिए, हम और आप सुबह उठकर जो 1 कप गर्मा-गर्म चाय पीते हैं ना, उसके पीछे दूर दराज के गांवों में कितना ज्यादा और कैसा अदृश्य मानवीय श्रम लगता है, ये हम शायद ही कभी महसूस कर पाते हैं। उस अथाह मेहनत के बिना इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने वाली वो सुबह की चाय मुमकिन ही नहीं है। सेक्शन 3, बैक वाटर्स का जीवन। चलिए अब पहाड़ों से नीचे पानी की दुनिया में चलते हैं। एलेप्पी में आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जहां पक्की सड़कें हैं ही नहीं, जीरो रोड्स। ये गांव पूरी तरह से धान के खेतों और पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ लोग ट्रांसपोर्ट के लिए 100% नावों और कमर्शियल हाउसबोट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। सच कहूँ तो आधुनिक टूरिज्म और ये हाउसबोट्स ही उन गांवों की लाइफलाइन है जहां चलने के लिए सड़कें नहीं बल्कि जलीय रास्ते हैं। सेक्शन 4, सीपियां, जाल और मछली पकड़ना। एग्रीकल्चर से अब एक्वाकल्चर की ओर। अब इस नंबर को देखिए, पूरे 600 किलो। बैकवाटर्स में जो पारंपरिक चाइनीज फिशिंग नेट्स होते हैं ना, उनको मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट के तौर पर इतने भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए, 600 किलो का वजन। ये ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार नमूना है। इसके अलावा गहरे पानी से सीपियां यानी शेल्स निकालना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल और लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले एक नेट बास्केट से झील के तल से सीपियां निकाली जाती हैं। फिर उन्हें घंटों तक खुली आग पर उबाला जाता है और आखिर में एक जाली पर उन्हें छाना जाता है ताकि बाजार में बेचने के लिए मांस अलग किया जा सके। और पता है ये सब कितनी कीमत के लिए होता है? करीब 200 रुपये प्रति किलो के लिए। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, कथकली की विजुअल लैंग्वेज। कथकली, जो इस पूरे क्षेत्र की एक कल्चरल हार्टबीट है।
इस डांस फॉर्म में शब्दों का कोई काम नहीं होता, उसकी जगह चेहरे के भाव और हाथों के इशारे लेते हैं, जिन्हें हम मुद्राएं कहते हैं। एक्टिंग, डिवोशन और म्यूजिक के जरिए ये एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज बन जाती है जो भाषा की हर दीवार को बड़ी आसानी से पार कर जाती है। इसमें मेकअप के हर रंग का एक बहुत ही स्पेसिफिक मतलब होता है। अगर चेहरे पे हरा मेकअप है तो वो किसी भगवान या हीरो वाले कैरेक्टर को दिखाता है। लाल रंग का मतलब है कोई विलेन या दुष्ट कैरेक्टर, और काला मेकअप एक राक्षस को दर्शाता है। कथकली में सच में हर छोटी से छोटी डिटेल एक कहानी कहती है। और हाँ, यहाँ के जो लोकल मसालों के खेत हैं, उनका एनवायरनमेंट बहुत ही टैक्टाइल यानी छूकर महसूस करने वाला होता है। आपने छुई मुई के पौधे के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे छूते ही वो तुरंत सिकुड़ जाता है। ये सब दिखाता है कि इंसान और प्रकृति का ये कनेक्शन कितना रियल और अलाइव है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं, सुबह की उस एक कप चाय से लेकर एक शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस तक हमारी हर सुख सुविधा के पीछे ऐसा कौन सा अदृश्य मानवीय श्रम है जिस पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं? केरला की इस एक्सट्रीम ज्योग्राफी में लोगों का ये संघर्ष और उनका काम सच में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मिलते हैं अगले